चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को। आज हम लोग 158 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। 158 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अंतरिक्ष यात्री कहां पे है। वो अंतरिक्ष यान की बात कर रहा है। एक अंतरिक्ष यात्री है जो कहां पे है, तो अंतरिक्ष यान में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में कह रहा है। पृथ्वी का क्या लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ वो घूम रहा है। तब कहता है कि वह एक चम्मच गिराता है। क्या गिराता है, तो चम्मच गिराता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष यात्री कहां पे, तो अंतरिक्ष यान में कह रहा है। इसको आप फोकस करिएगा। अंतरिक्ष यात्री कहां कह रहा है, तो अंतरिक्ष यान में कह रहा है। हम सभी लोग जानते हैं जब अंतरिक्ष यान की हम बात करते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्पेस कहने का मतलब अंतरिक्ष यान। स्पेस कहने का मतलब है अंतरिक्ष यान की हम बात करते हैं। स्पेस मतलब अंतरिक्ष यान। और आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, स्पेस की अगर हम बात करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और कहता कि वो चम्मच गिरा रहा है। अच्छा, ऐसे समझिए इस चीज को। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री और जो चम्मच होगा जिसको वो गिरा रहा है यात्री, और चम्मच की अगर हम बात करते हैं, स्पून की बात करते हैं, जो चम्मच उन्होंने गिराया उसकी अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना अंतरिक्ष यात्री और चम्मच जो होगा हमारा फ्री फॉल के केस में होगा। ये कैसा केस होगा मेरे भाई, तो इनके लिए ये फ्री फॉल का केस होगा। ये फ्री फॉल के केस में चला जाएगा और ये फ्री फॉल के कंडीशन में चला जाएगा। ये फ्री फॉल हमारा हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज फ्री फॉल होता है मेरे भाई, तो याद रखना वो भारहीन हो जाता है। वो कैसा होगा, तो वेटलेसनेस होता है, यानी कि भारहीन हो जाता है। फ्री फॉल कंडीशन में भारहीन हो जाता है, उसका भार 0 के बराबर उसको फील होता है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज तो हमारे यहां सामने में यही है कि ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन हो गया, तब वैसी परिस्थिति में वो क्या करता है, एक चम्मच को गिराता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, तो सबसे पहले यहां पर एक चीज मान के चलते हैं कि चलो हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी को हम लोग गोलाकार मान के चलते हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे करके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये हमारा क्या है, तो कहेंगे इस तरह से हमारा जो अंतरिक्ष यात्री है वो यहां पे चक्कर लगा रहा है। अब मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा क्या, तो जो अंतरिक्ष यात्री है ना वो चक्कर लगा रहा है हमारा कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा पृथ्वी है। लाल वाला जो दिख रहा होगा इसको हम लोग पृथ्वी मान के चलते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। पृथ्वी के चारों तरफ हमारा ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। तब कहता कि जब चक्कर लगाता है तो यहां पर एक चम्मच को छोड़ दिया जाता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष यात्री और चम्मच ये दोनों हमारा किस स्थिति में होगा, तो फ्री फॉल के केस में होगा, यानी कि भारहीनता केस में होगा। तो ये हमारे पृथ्वी पर तो नहीं गिरेगा, क्योंकि ये भारहीन केस हो गया, फ्री फॉल का केस हो गया। तो होगा क्या, ये चम्मच जो है अंतरिक्ष यात्री जो होगा उसी के साथ वो रोटेट करता रहेगा। अंतरिक्ष यात्री के साथ साथ ही वो रोटेट करता रह जाएगा। तो मेरे भाई वो चम्मच आगे भी नहीं जाएगा, वो चम्मच अंदर पृथ्वी पर भी नहीं गिरेगा, और इसी कक्षा में वो घूमता रहेगा, इसी ऑर्बिट में चम्मच भी घूमता रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे चम्मच कहां गिरेगा मेरे भाई, तो चम्मच जो है अंतरिक्ष यान की गति के अनुसरण करते हुए परिक्रमा करता ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। स्पर्श रेखीय रूप से दूर चला जाएगा, ये नहीं होगा। पृथ्वी की ओर तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या जो है वो पृथ्वी के मानों से दोगुने के बराबर है। यानी अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह का द्रव्यमान
ग्रह का जो द्रव्यमान हमारा होगा, इस ग्रह का जो द्रव्यमान हमारा होगा वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना, तो कहेंगे 2 गुना कह रहा है। ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 2 गुना कह रहा है। मान लेते कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो m है, तो उसका 2 गुना कह रहा है। उसके बाद ग्रह की जो त्रिज्या कह रहा है, जो हमारा ग्रह है उसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है, तो वो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना कह रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के मानों से कितना गुना हो जाना है, तो 2 गुना हो जाना है। तो ग्रह का द्रव्यमान m पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना, ग्रह का त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। आगे कहता है मेरे भाई, अगला कंडीशन कहता है तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो जी डैश हमारा होगा, ये जी है नहीं है, ये जी डैश जो हमारा होगा वो पृथ्वी की सतह के मान का कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो सिंपल सा केस होता है, इस पर कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, और एक बार और कर लीजिए मेरे भाई। पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी की सतह पर जी का मान जी एम अपन में आर स्क्वायर होता है। ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ हमारा, सॉरी, ये रेडियस ऑफ हमारा अर्थ होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान इतना होता है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ग्रह पर जी का निकालना, ग्रह की सतह पर निकालना है, और पृथ्वी की सतह का कितना गुना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो छेड़छाड़ किसमें किया है, कैपिटल जी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान को छेड़छाड़ किया है, सॉरी, ग्रह के द्रव्यमान को छेड़छाड़ किया। ग्रह का द्रव्यमान को क्या दिया कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना रखना है। यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m है तो यहां पर ग्रह के लिए आपको 2m रखने की बात कर रहा है। और अगर यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या अगर आर स्क्वायर है, r है, तो यहां पर जो ग्रह की त्रिज्या होगी वो कह रहा है कि आप यहां पर 2r रखिए, लेकिन यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो आप कहेंगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एम अपन आर स्क्वायर को अलग कर देते हैं, और फाइनली क्या बचेगा, तो ऊपर में 2 है, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2/4 हो जाएगा, और 2/4 अगर कटेगा तो हम लोग यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो जीएम अपन में हमारा आर स्क्वायर है, ये जो जीएम अपन में हमारा स्क्वायर है वो किसके बराबर है, जी ऑफ पृथ्वी के बराबर है। ये हमारा किसके बराबर, जो पृथ्वी के सतह पर जो जी था हमारा उसके बराबर है, पृथ्वी की सतह पर जी के बराबर है। अब इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आप सीधा कहोगे सर ग्रह की सतह पर जो जी का द्रव्यमान होगा, जी का वैल्यू होगा ग्रह की सतह पर, कहां पे, तो ग्रह की सतह पर जो जी का मान होगा वो पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होगा उसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, और पृथ्वी की सतह पर जी का मान हम कहेंगे इतना, जी पृथ्वी लिख देते हैं, और डिवाइड कितना करेंगे, नीचे में 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ हमारा हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आप आंसर करिए, क्या हो जाएगा आंसर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से पूछा गया है, तो कहता है मेरे भाई गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर जी के मान का कितना गुना हो जाएगा, उस ग्रह की सतह पर, उस ग्रह की सतह पर पूछा गया है कि उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होंगे, उस ग्रह की सतह पर बोला, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होंगे वो पृथ्वी के सतह का कितना मान गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो पृथ्वी की सतह का आधा हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी था तो उसका आधा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे ही बनाइए। ये डेटा कहां से मिला था, तो ये डेटा हमारा क्वेश्चन से मिला था, जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से हमने इसको क्रिएट कर दिया, और आपको यही चीज अपनाना है हमेशा के लिए, और इस पर क्वेश्चन तो आते ही रहता है, इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट है एंट्रोपी का। तो आपसे पूछा गया कि जब बर्फ हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो पानी के संबंध में इसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। मेरे भाई पिघलने की बात कर रहा है, मेल्टिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर पिघलने की बात कर रहा है, बर्फ के पिघलने की बात कर रहा है, यानी कि मेल्टिंग की बात कर रहा है। आप इस बात को समझिए, यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो पिघलने की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो पिघलने की बात कर रहा है यानी कि मेल्टिंग की बात कर रहा है, इस बात को मेरे भाई किसी भी सूरत में आप समझिए। अगर कभी भी मेल्टिंग की बात होती है, पिघलने की बात होती है, तो ज्यादा जाहिर सी बात है मेरे भाई कि उसका तापमान बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या, तो आपसे एंट्रोपी पूछा कि एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा, ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए उसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी हमारा क्या होता है। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप लगातार क्लासेस कर रहे होंगे, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी को हिंदी में तो एंट्रोपी ही कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एंट्रोपी को हिंदी में एंट्रोपी कहते हैं। और इस एंट्रोपी का कंसेप्ट कहां से मिला है, तो मेरे भाई ये भी आपको ध्यान रखना है। एंट्रोपी का जो कंसेप्ट मिला है ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से मिला है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कहां से मिला, तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मागतिकी के कौन से नियम, तो कहेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त हुआ, इस बात को ध्यान रखना। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ये प्राप्त होता है एंट्रोपी का कंसेप्ट। लेकिन एंट्रोपी क्या है मेरे भाई, एंट्रोपी क्या है, तो कहेंगे मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। किसको कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को ही एंट्रोपी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को ही एंट्रोपी कहते हैं, को ही एंट्रोपी कहा जाता है, इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। इसी को एंट्रोपी कहते हैं, इसी को एंट्रोपी कहते हैं, ये लाइन में ध्यान में रखना है। जितना ज्यादा, अब यहां पर आता है बात क्या मेरे भाई, तो एंट्रोपी जो हमारा होगा ये कहीं ना कहीं मेजरमेंट है किसका, तो डिसऑर्डरनेस का, मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डरनेस का। तो अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो ये समानुपाती हमारा किसका होगा, तो कहेंगे डिसऑर्डरनेस का समानुपाती होगा। लेकिन किसके डिसऑर्डरनेस की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस की बात करते हैं, इसका समानुपाती होता है। क्योंकि यही एंट्रोपी को बताता है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा मॉलिक्यूल्स का उतना ही एंट्रोपी ज्यादा होगा, जितना कम डिसऑर्डरनेस होगा उतना एंट्रोपी कम होगा। अब मेरे भाई एक बात बताइए, जब पिघलने की बात होती है, मेल्ट कराने की बात होती है, तो आप क्या करते हैं, तो इसमें आप उष्मा देते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, बस बेसिक सा कंसेप्ट हम जानना चाहते हैं। आप इसमें क्या देते हैं, तो आप उष्मा देते हैं। और जब आप उष्मा देंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, उष्मा देने से जो मॉलिक्यूल्स आपका स्थिर था वो मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर करने लगेगा, उसमें रेंडमनेस यानी कि डिसऑर्डरनेस आ जाएगा। जैसे ही आप पिघलने की बात करेंगे, इसका मतलब है कि आप उष्मा देने की बात कर रहे हैं, और उष्मा जैसे ही देंगे तो मेरे भाई मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स के जो डिसऑर्डर होंगे या मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डरनेस होगा वो बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डरनेस की अगर बात करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस यहां से बढ़ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ जाता है तो यहां से ये कंसेप्ट कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो मेरे भाई ये समानुपाती होता है एंट्रोपी का, इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जैसे ही आपने पिघलने की बात करी, आपने उष्मा दिया, पिघलेगा तभी जब आप उसमें उष्मा देंगे तो होगा क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स यहां था वो वहां, ये वहां, ये वहां, ये इधर उधर होने लगेगा, और ऐसी परिस्थिति में उसका डिसऑर्डरनेस और बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो मेरे भाई एंट्रोपी भी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। एंट्रोपी क्या होगा, कहेंगे एंट्रोपी यहां पर बढ़ जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे यहां पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आएगा, तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं यहां पर हमारा बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, आप इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर मेरे भाई मेल्टिंग की जगह पर अगर फ्रीजिंग की बात करता तो क्या होता, अगर मेल्टिंग की जगह पर फ्रीजिंग की बात होता तो क्या करते। अगर मान लेते हैं आपको फ्रीज कराने की बात करता, नहीं फ्रीजिंग की बात हो रही, यहां तो मेल्टिंग की बात हो रही थी। अब जैसे फ्रीजिंग की बात होगी तो आपको क्या समझ में आएगा, तो जब कभी भी फ्रीजिंग की बात होगी तो जाहिर सी बात है उष्मा देने की बात नहीं करेंगे, उष्मा निकालने की बात करेंगे। उष्मा निकालने की बात करेंगे, यानी कि उष्मा निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखें, उष्मा निकालने की बात होगी। और जब उष्मा किसी से निकलता है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई उसका डिसऑर्डरनेस और कम हो जाता है। तो मॉलिक्यूल के जो डिसऑर्डरनेस होंगे वो कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। मॉलिक्यूल का जो डिसऑर्डरनेस होगा वो हमारा क्या होगा, कि कम हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस कम होगा तो मेरे भाई एंट्रोपी भी कम हो जाएगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है, इस केस में क्या होगा, तो उसकी एंट्रोपी की बात करते तो एंट्रोपी भी हमारा घट जाएगा, एंट्रोपी भी हमारा कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई फ्रीजिंग के केस में कुछ और होगा, मेल्टिंग के केस में हमारा कुछ और होगा। तो मेल्टिंग के केस में उष्मा देते हैं, जबकि फ्रीजिंग के केस में हम लोग उष्मा को बाहर करते हैं। तो दोनों चीज एक दूसरे से हमारा रिलेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या रखा है, आदर्श गैस के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप लॉजिकली नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं मिलेगा। यहां पर आपको आइडियल गैस की बात कर रहा है, और आइडियल गैस की बात कर रहा है, और उसमें आपको ऐसा बोल दिया है कि हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। आपको पता होगा रुद्धोष्म प्रक्रम हमारा क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई आप ये बात समझ लीजिएगा, जब कभी भी रुद्धोष्म प्रक्रम की बात होती है, कैसे प्रक्रम की बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं यानी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक लाइन में आपको याद रहना चाहिए,
ये एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा बहुत फास्ट प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस आप 4 को प्रोसेस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, 4 को प्रोसेस आप पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर में, उन चारों प्रोसेस में ये सबसे फास्ट प्रोसेस होता है, जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। और मेरी क्लासेस अगर आप करते होंगे तो उसमें हम सब कुछ बताते हैं। ये मेरे भाई वेरी फास्ट प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा प्रोसेस होता है? तो ये वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, इसको आप नहीं भूल सकते हैं किसी भी सूरत में। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस तो फास्ट प्रोसेस होता है। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, यानी कि उष्मा संचरित नहीं होती है। और ऐसे केस में मेरे भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक सिस्टम में ना तो उष्मा जाएगा ना तो उष्मा आएगा, इसका मतलब उष्मा संचरण का मान क्या होगा? तो कि जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, एडियाबेटिक प्रोसेस का मेरे भाई एक और लक्षण होता है कि इसमें टेम्परेचर जो हमारा ये बढ़ सकता है, टेम्परेचर जो है वो हमारा चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर यहां पर मे बी चेंज हम लिखते हैं। टेम्परेचर कभी मेरे भाई नियत नहीं रहेगा, टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर नियत नहीं रह सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। आप यहां पर कह सकते हैं ये कैसा होगा? तो कहेंगे ड्यू टू हमारा यहां पर केमिकल रिएक्शन। आपने जिस बर्तन में उसको रखा, हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, तो वहां पर उसका टेम्परेचर राइज कर सकता है। क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, अगर मान लेते कोई एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में अगर कोई भी चीज अगर आप रख देते हैं तो इस सिस्टम को पूरी तरीके से इंसुलेट कर दिया जाता है। और इस सिस्टम को निकाय भी कहते हैं। अरे ये निकाय एक डब्बा की तरह निकाय है। और मान लेते इसमें क्या भरा हुआ था? गैस भरा हुआ है। ना तो इसमें उष्मा जाएगा, यानी ना तो उसमें उष्मा जाएगा, ना तो इससे उष्मा बाहर भी निकलेगा। तो आपको लगेगा सर ना तो उष्मा जाएगा ना तो उष्मा बाहर निकलेगा, इसका मतलब इसका तापमान तो हमेशा बराबर ही रहेगा। क्योंकि उष्मा ना तो जा रहा, उष्मा जाता तो तापमान बढ़ता, उष्मा निकलता तापमान घटता। इसमें ना तो उष्मा जा रहा है ना तो उष्मा बाहर हो रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसका तापमान चेंज हो सकता है? मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ये कहता है कि उष्मा संचरण नहीं होगा, ना तो जाएगा ना तो आएगा। ये बिल्कुल हमने लिखा भी है और ये लैंग्वेज पूछता भी है। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर इसमें कोई केमिकल होगा तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण हमारा तापमान में परिवर्तन हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने की संभावना है, मे भी लिखा है हमने यहां पे। मे भी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता तब तो वो ऐसा थर्मल प्रोसेस हो जाता, जबकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा होता है। तो मेरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें उष्मा संचरण ना तो उष्मा आएगा ना तो जाएगा, उष्मा संचरण जीरो होगा। और साथ ही साथ ये हमारा वेरी फास्ट प्रोसेस है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता है, मे भी लिखा हुआ है, और कैसे चेंज करेगा उसका रिएक्शन उसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसी पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अब यहां पर पूछा गया मेरे भाई क्या, तो कहेंगे यहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। क्या पूछा है? तो यहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। एडियाबेटिक एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक्सपेंड करने का मतलब होता है तापमान उसका घटेगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर उसका घटेगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो आदर्श गैस हमारा क्या कहता है? तो आपको ध्यान रखना, आदर्श गैस का एक कंसेप्ट होता है कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? कहेंगे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इस बात को केवल और केवल ये किसका फंक्शन होगा? तो कहेंगे ये फंक्शन हमारा केवल और केवल टेम्परेचर का होता है, इस बात को ध्यान रखना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आंतरिक ऊर्जा जो यू है वो समानुपाती केवल और केवल टी का होगा, ओनली टेम्परेचर का होता है, इस बात को ध्यान रखना। यह हमेशा आदर्श गैस के लिए लागू होता है। तो मेरे भाई मैंने ये बोला कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो तापमान घटता है। और जब तापमान, चूंकि आदर्श गैस के लिए तापमान अगर हमारा घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घट जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर U का मान हमारा घटेगा। और U हमारा क्या, तो इंटरनल एनर्जी है, उसका मान घटेगा। और U अगर घट गया, इसी को तो आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा था वो उसी को U से दिखाते हैं। और ये आंतरिक ऊर्जा का मान हमारा क्या होगा कि यहां पर घट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो एक तो हमारा ये होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, इसी में दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा ऐसा पूछ सकता है। हम यहां पर क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करते हैं। समझना गौर से, काम का चीज बता रहे हैं, एग्जाम में आ गया तो आप आसानी से आंसर करोगे। यहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तापमान, अगर कोई भी चीज फैलता है तो तापमान ऐसे भी घटता है, लेकिन किसी भी चीज को अगर दबाते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करता है, टक्कर खाता है, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो मेरे पास दबाने से कंप्रेशन होता है, तो हम कहेंगे यहां पर टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे भाई, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, आदर्श गैस के लिए तो टेम्परेचर के बढ़ने से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, यानी कि U का मान यहां पे बढ़ जाएगा। और U हमारा क्या, तो कहेंगे इसको हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो सीधे तौर पर आप कहेंगे कि इसका जो आंतरिक ऊर्जा होगा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर बढ़ जाएगा। यहां पर आंतरिक ऊर्जा घट रहा था, यहां आंतरिक ऊर्जा बढ़ गया। आंतरिक ऊर्जा किसको कहते हैं, U को कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना।
तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन यहां पर बनता है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। आपको यहां पर बोला है रुद्धोष प्रसार की बात करता है, यानी कि आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन ही इसको हम लोग पढ़ते हैं। रुद्धोष प्रसार को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी चीज एक्सपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक्सपेंड करेगा तो उसका तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो बताइए कि आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, जो कि आपसे पूछा गया, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा। तो हम कहेंगे गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो मेरे भाई घट जाएगी। गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर घट जाएगी। और इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग आसानी से ये करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे भाई और इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका चर्चा हमने यहां पर किया है। आदर्श गैस के लिए एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना। आदर्श गैस के लिए क्या होता है, जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो केवल और केवल तापमान पर ही निर्भर करता है, ना दाब पर निर्भर करेगा, ना आयतन पर करेगा। इंटरनल एनर्जी जो हमारा होता है, जो गैस है तो गैस का आंतरिक ऊर्जा होगा, वह आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप जीरो तो ये जीरो, ताप कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ताप घटेगा तो ये घटेगा। ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं किसके लिए, केवल और केवल आदर्श गैस के लिए ये लगता है। इस बात को ध्यान रखना। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो आपको क्या लगता है, इसमें 5-7 क्वेश्चन आपका निकल करके आया जो कि आपको जानना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ कहने का मतलब जो खाने पीने की वस्तु है, हम उसकी बात कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, खाने पीने की जो चीजें होती है उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। और खाने पीने चीजों को हम लोग क्या करते हैं, तो वायुरोधी बनाते हैं। मेरे भाई वायुरोधी कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन को नहीं जाने देते, उसमें हवा नहीं लगने देते हैं। वायुरोधी का मतलब होता है कि हवा नहीं लगने देते हैं। मेरे भाई आप देखते होंगे चिप्स का पैकेट मार्केट में मिलता है, अगर चिप्स के पैकेट में कहीं छेद हो जाएगा तो हवा घुस जाएगा, तो क्या करेगा, तो चिप्स को क्या करेगा, तो मेरे भाई चिप्स का ऑक्सीडेशन कर देगा। चिप्स को क्या करेगा, तो कहेंगे खराब कर देगा। चिप्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, चिप्स का ऑक्सीकरण हो जाएगा और चिप्स खराब हो जाएगा। फिर आप उसको खा ही नहीं पाएंगे, उसका कुरकुरापन खत्म हो जाएगा। इसलिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर में जाएगा भी तो बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से रिएक्शन नहीं में भाग नहीं लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर खाने पीने की चीजों को वायुरोधी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, कंटेनर में उसको पैक कर देते हैं। वायुरोधी यानी कहने का मतलब मेरे में कंटेनर में उसको क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। और किसके लिए पैक करते हैं, किसके लिए पैक करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, खराब होने से बचाते हैं, उसको ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई खाने पीने का कोई भी चीज अगर हमारा आइटम मिलता है, अगर खाने पीने की चीज की अगर हम बात करते हैं, उसी को खाद्य पदार्थ कहा गया है। तो खाने पीने की जो चीजें होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो खाने पीने की जो चीज होगी यही हमारा क्या कहलाता, कहेंगे खाद्य पदार्थ कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो जो खाने पीने की चीज है उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो मेरे भाई क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन से, ऑक्सीकरण से हम लोग बचाते हैं। इसको क्या करते हैं, तो ऑक्सीकरण से बचाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अगर ऑक्सीकरण से नहीं बचाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। मेरे भाई इसको क्या करते हैं, तो ऑक्सीकरण से, इसको ऑक्सीकरण से क्या करते हैं, तो ऑक्सीकरण से बचाते हैं और ऑक्सीकरण से बचाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ऑक्सीकरण से कैसे बचाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट रूप से सील कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसको क्या करते हैं, तो वायुरोधी से यानी कि ऑक्सीकरण से बचाते हैं, यानी कहने वाला ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचाते हैं। ऑक्सीकरण से बचाना मतलब खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया को रोकते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर ऑक्सीजन घुस गया, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लिया तो वो खराब हो जाएगा, उसको फिर आप खा नहीं पाएंगे। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। अगर आप वायुरोधी बना दिए, पूरा क्लोज बना दिए, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं घुसेगा और हम ऐसी परिस्थिति में कहेंगे उसका ऑक्सीकरण कम हो जाएगा, नहीं के बराबर, वो खराब नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका जो मेन रीजन हमारा ये, चूंकि संरक्षण की बात कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको वायुरोधी बनाते हैं तो मेरे भाई आपके आंसर जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यह ऑक्सीकरण को धीमा कर देगा, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन को बंद कर देगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा लॉजिकली पूरी तरीके से करेक्ट आंसर्स है। क्या ये हमारा विटामिन को, करेक्ट भोजन में विटामिन बढ़ाता, नहीं, ये सब हमारा फर्जी इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक ही इंफॉर्मेशन जो हमारा है यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चिप्स वगैरह में हम लोग क्या भरते हैं, कमेंट सेक्शन में करके बताइए कौन सा गैस चिप्स में भरा जाता है, ताकि ऑक्सीकरण को वो रोकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई मिरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, और फिजिक्स में ये सब चीज हम लोगों को पढ़ना होता। अगर मिरेज की अगर हम बात करते हैं, अगर मिरेज की बात करते हैं तो मिरेज फॉर्मेशन कैसे होता, तो आपको ध्यान रखना है। मिरेज का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा कहां होता है, तो रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखना।
ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो रेगिस्तान में देखने को मिलता है, रेगिस्तान में देखने को मिलता। हम किसकी बात करते हैं? रेगिस्तान में देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम मिरेज की बात करते हैं, इस बात को ध्यान है। लेकिन मिरेज का जो फॉर्मेशन होगा मेरे भाई, ये जिस सिद्धांत पे होगा वो सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए डायरेक्ट। और मिरेज का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है कि क्या इसके लिए याद रखना है मेरे भाई। मिरेज का जो फॉर्मेशन होता है जिस प्रिंसिपल पे होता है उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस बात को ध्यान रखना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा होता है, ये बात ध्यान रखना है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं, जिसको TIR के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर बात आता है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन के तो आंसर हमारे मिल गए कि अगर मान लेते आपसे सिद्धांत पूछा है कि बताइए कि जो मिरेज का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पर हमारा ये बनता है, तो आपको आंसर करना होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, आप सीधा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आप देखेंगे जैसे कि मान लेते हैं कि साबुन के बबल्स चमकीला नजर आता है, या फिर कांच कहीं से टूट जाता है तो वैसे देखिएगा कांच जहां से क्रैक करेगा, जहां से टूटेगा वहां भी चमकीला नजर आता है। या देखेंगे डायमंड जो होता है हमारा हीरा होता है वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे हमारा कौन काम करता है? तो इंडोस्कोपी जो किया जाता है वो भी हमारा काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर हमारा कौन काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान। जहां भी चमकने की बात करेगा, चमकीला दिखाई देने की बात करेगा, याद रखना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है, आपको यह बात समझना है, अगर हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं या विद्युत चुंबकीय जो तरंग हमारा होता है उसी को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कह दिया गया, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कह दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग को जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, इसी को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो आप इसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, चलेगा मेरे भाई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। यही हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी हो जाएगा। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, एक एक बच्चा जानता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैंने कितनी बार डिस्कस किया है। अगर कहीं से आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पता चलता है तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा होता है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग को कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग कहते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। ये कैसी तरंग होगी? तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। और अनुप्रस्थ तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको गमन करने के लिए क्या नहीं चाहिए? इसको गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। गमन करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। गमन करने के लिए किसी माध्यम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। और जो मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ये अयांत्रिक तरंग होता है। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में आने की संभावना, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ये कैसी तरंगें होंगी? तो नॉन मैकेनिकल वेव होगी, जिसको अयांत्रिक तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा कैसा होता है? तो याद रखना मेरे भाई, कंप्लीट रूप से आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा नहीं होता है। ये कंप्लीट रूप से आवेशहीन होता है। ये कैसा होगा? तो ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर गामा रे की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्सरे की बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूवी रे की बात कर लेते हैं, इसको परावैंगनी किरण कहते हैं। फिर अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारा विजिबल रे की बात करते हैं, इसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारा इंफ्रारेड रे की बात करते हैं, इसको आप अव्यक्त किरण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए कि यहां पर माइक्रोवेव कहते हैं, जिसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं। और फिर आपका फाइनली यहां पर रेडियो वेव होता है, और रेडियो वेव को हम लोग कहते हैं रेडियो तरंग के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यही 7 को हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी में एक और चीज आपको याद रखना मेरे भाई, कि सबसे अधिक जो हमारा सबसे कम अगर वेवलेंथ किसी का होगा तो कहेंगे इसी का हमारा वेवलेंथ सबसे कम होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा याद रखना उसमें एनर्जी सबसे अधिक होता है, उसका एनर्जी मैक्सिमम होता है। और सबसे अधिक वेवलेंथ अगर किसी का होगा तो कहेंगे रेडियो वेव का होगा। तो यहां पर इसका वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो हम कहेंगे एनर्जी जो होगा हमारा ये मिनिमम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी ऐसी तरंग है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है? तो वह गामा होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसी कौन सी तरंग है जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा? तो आप रेडियो वेव की तरफ आप जाएंगे। मेरे भाई जैसा आप पूछेगा उसके हिसाब से आप रिलेट करके आंसर करेंगे। और इसको बताने के लिए एक ही कंसेप्ट हमारा काम करता है, एनर्जी जो होता है ये विद्युत्क्रमानुपाती हमारा वेवलेंथ का होता है, इस बात को ध्यान। जिसका वेवलेंथ मिनिमम उसका एनर्जी मैक्सिमम, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसका एनर्जी मिनिमम होगा। इसी से रिलेट करके आपको बताना है। जब ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान क्या होगा? तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है तो एनर्जी का मान हमारा घटता है, ध्यान रखेंगे।
तो आपसे किसके बारे में पूछा गया? तो आपसे तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा गया। तरंगदैर्घ्य बताइए कि विद्युत चुम्बकीय जो हमारा तरंग है, जिसको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसमें से कौन सी ऐसी तरंग है जिसका वेवलेंथ हमारा मिनिमम होगा? तो मेरे भाई मिनिमम इन सब में से अगर मिनिमम देखेंगे, सबसे कम वेवलेंथ हमारा किसका? वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य किसका? तो कहेंगे हमारा गामा किरण का मिनिमम होगा। और गामा किरण का अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो याद रखना सबसे अधिक एनर्जी इसी के पास होता है, सबसे अधिक एनर्जी इसी के पास होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम हो ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर ध्वनि के तारत्व की बात अगर करते हैं तो तारत्व जिसको हम लोग पिच कहते हैं, तारत्व का इंग्लिश हमारा क्या होता है? कहेंगे इसको पिच कहते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जो पिच हमारा होता है ये समानुपाती किसका होगा? तो कहेंगे कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी का होता है। ये बात आपको इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना है। तो मेरे भाई कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तारत्व हमारा आवृत्ति पर निर्भर करेगा कि आवृत्ति तारत्व पर निर्भर करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई एक लाइन में आप जान लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा के लिए याद रखना क्या? तो हमेशा याद रखना जो हमेशा तारत्व जो होता है, हमेशा तारत्व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के हिसाब से ना हम लोग देखते हैं मेरे भाई, इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, अगर मान लेते किसी का फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो दोनों में समानुपाती का रिलेशन, तो कहेंगे यहां पर पिच ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच यहां पर ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो कहेंगे पिच ज्यादा होगा। और पिच अगर ज्यादा होगा तो आवाज कैसी निकलती? तो कहेंगे आवाज पतली निकलती। इस बात को ध्यान रखना, आवाज कैसे निकलती है? पतली हो जाती है। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो मेरे भाई यहां पर पिच भी कम होगा, क्योंकि दोनों में समानुपाती का रिलेशन होता है। और अगर पिच कम हो जाएगा तो आवाज कैसी होगी? तो यहां पर आवाज मोटी निकलती है। ये आवाज कैसी होगी? तो कहीं यहां पर आवाज मोटी नजर आती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपको लाइन ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य है वो हमारा क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी हमारे सामने में ट्रांसफार्मर की बात होती है, किसकी बात करते हैं? जब कभी भी हम लोग यहां पर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हम लोग एक ही बात जानते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना। किसको? तो मेरे भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चला जाना ही हमारा ट्रांसफार्मर का काम होता है, इसी को भेजना इसका काम होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? तो कहेंगे एक सर्किट से, या फिर आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना है? तो कहेंगे यहां पर एक सर्किट बोलिए, या फिर एक सर्किट भी बोल सकते हैं। एक सर्किट से किधर? तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट के में ट्रांसफर करना मेरे भाई, दूसरे सर्किट में, दूसरे सर्किट को सीट की टी लिखते हैं, दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना, दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना ही हमारा क्या कहलाता है? दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना ही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करता है। और हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये कैसा है? तो कहेंगे ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है ये एसी पर काम करता है, केवल और केवल एसी पर काम करता है, ये डीसी पर काम नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना, ये मेरे भाई डीसी पर काम नहीं करता, ये केवल और केवल किस पर काम करता? तो ध्यान रखना, ये केवल एसी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, केवल एसी पर कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये केवल एसी पर कार्य करता है, ये डीसी पर काम नहीं करता। इस बात, केवल एसी का मतलब डीसी पर कार्य नहीं करता, इसका मीनिंग ये होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे बेटे, जो ट्रांसफार्मर होता है हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो शक्ति होती है, शक्ति और आवृत्ति नहीं बदलती, बाद बाकी सब कुछ बदल जाता है। इसकी शक्ति और आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, ये शक्ति और आवृत्ति नहीं बदलती है। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, इसकी शक्ति और आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई एक शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू हमारा VI होता है। ट्रांसफार्मर में इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहां पर शक्ति का मतलब क्या होगा? कहेंगे यहां पर पावर की बात करते हैं, इसका मतलब ये शक्ति और आवृत्ति नहीं बदल, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज का रिलेशन हमारा करंट के साथ कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा। और मेरे भाई ट्रांसफार्मर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ना कि करंट को करता है। लेकिन अगर वोल्टेज को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप घट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टा रिलेशन है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है। तो ट्रांसफार्मर मेरे भाई केवल और केवल
वोल्टेज को रेगुलेट करता, कभी करंट को रेगुलेट नहीं करता, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये केवल किसको रेगुलेट करता, तो कहेंगे केवल वोल्टेज को रेगुलेट करता, ये बात आपको ध्यान, केवल वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना लीजिएगा, केवल वोल्टेज को रेगुलेट करता है। दूसरी बात मेरे भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर इस्तेमाल किया जाता है, वो कोर हमारा किसका, तो कहेंगे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम लोग कोर इस्तेमाल करते हैं, ये कोर हमारा कैसा, तो कहेंगे ये सिलिकॉन स्टील से लैमिनेटेड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर जो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील से यहां पर लैमिनेटेड होता है, ये बात आपको लैमिनेटेड होता है, ये बात आपको लैमिनेटेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लोग आयरन का कोर इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसका कोर इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर मृदु लोहा का कोर इस्तेमाल करता है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा कोर इस्तेमाल होता, तो आप यहीं पर लिख लीजिए मेरे भाई, इसमें कोर के रूप में हम किसको, तो मृदु लोहा का इस्तेमाल करते हैं, मृदु लोहा का यहां पर कोर इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मृदु लोहा चूंकि ये सॉफ्ट होता है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, कि अगर ये सॉफ्ट होता है तो हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह कम हो जाता है, यहां पर लॉसेस कम हो जाते हैं, इस ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ट्रांसफार्मर है मेरे भाई, ये स्टैटिक डिवाइस है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा डिवाइस है, तो कहेंगे हमारा स्टैटिक डिवाइस है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है, तो इतना बात तो कम से कम आपको आना चाहिए। यहां पर मेरे भाई ट्रांसफार्मर का जो मेन काम है वो आपसे पूछा गया कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेरे भाई ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, करंट को रेगुलेट नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। और कौन से वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, तो आपको यहां पर दिया हुआ है। यहां पर मेरे कहने के दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा, मेरे भाई कभी भी दिष्ट धारा की तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे यहां पर, तो ये तो पूरी तरीके से हमारा गलत है। उसके बाद कहता है कि प्रतिवर्ती धारा के वोल्टेज को बदलना। अगला कहता है प्रतिवर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में बदलना, मेरे में दिष्ट धारा का चर्चा भी नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा के एसी को वोल्टेज को बदलना, प्रतिवर्ती धारा कि वोल्टेज को बदलना, यानी कहने वाला आप वोल्टेज को ये बदलता है, ये किसको बदलता है मेरे भाई, तो ये वोल्टेज को बदलता है। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज में परिवर्तन करेगा, अगर वोल्टेज अगर बढ़ा तो करंट का मान घटेगा, अगर वोल्टेज घटा तो करंट का मान बढ़ेगा। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पे राइट हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये केवल और केवल वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये कभी भी करंट को डायरेक्ट रेगुलेट नहीं करता। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान में रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहां पर करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? मेरे भाई लाइटनिंग कंडक्टर की बात करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर की बात करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया, तो एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई, इसी को त्वरित चालक कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग त्वरित चालक के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी को हम त्वरित चालक कहते हैं। लेकिन इस त्वरित चालक का जो आविष्कार किया, इसका जो खोज किया, उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका खोज किसने किया, तो याद रखना उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखा है कि सूर्य की अधिकांश ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के पास एनर्जी होता है और वही एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी को गर्म कर देती है। लेकिन अगर सूर्य के पास एनर्जी डेवलप हुआ तो आखिर कैसे हुआ, ये आपको जानना है। तो सबसे पहला चीज आपको यह समझना है मेरे भाई कि अगर हमारा ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ प्लाज्मा ही प्लाज्मा होता है। सूर्य के चारों तरफ हमारा पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, सूर्य के चारों तरफ हमारा क्या होता है, यहां पर प्लाज्मा होता है। और अगर प्लाज्मा की कहते हैं तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना, चाहे सूर्य हो या तारा हो, दोनों के केस में हम कहेंगे चारों तरफ प्लाज्मा ही होता है। तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था, तो कहेंगे पदार्थ की, ये हमारा यहां पर पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग प्लाज्मा कह रहे हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और ये प्लाज्मा बहुत उच्च तापमान पर प्राप्त होता है। ये आपका बहुत उच्च तापमान पर प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना, और इतना ज्यादा तापमान पर होता है, ये बहुत उच्च तापमान पर प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर ये बहुत उच्च तापमान पर प्राप्त होता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कोई भी चीज बहुत उच्च तापमान पर क्या करता है, लाइट मेरे भाई इमिट करता है। यानी आप देखेंगे कि सूर्य के चारों तरफ प्लाज्मा है, यहां कोई बल्ब नहीं जल रहा है, सूर्य की तरफ तो इतना प्लाज्मा, और प्लाज्मा का तापमान इतना ज्यादा है, और प्लाज्मा गैस के रूप में होता है। यह भी बात आपको ध्यान रखना, प्लाज्मा मेरे भाई किसके रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। इतना ज्यादा इसका तापमान होता है कि यहां से अपने
आप प्रकाश निकलता, अपने आप प्रकाश निकलता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। और वही प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आती है तो हम लोग हर चीज को देख पाते हैं, ये हमारा कंसेप्ट होता है। लेकिन हम लोग समझते हैं मेरे भाई कि अगर हमारा सूरज है और सूरज के चारों तरफ अगर प्लाज्मा हमारा है और यहां पर एनर्जी अगर डेवलप हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे सूरज के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है। तो मेरे भाई सूरज के सरफेस का टेम्परेचर टीएस मतलब सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर होने का कारण क्या है कि सूरज के चारों तरफ हमारा क्या होता है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन गैस लगभग मेरे भाई 71% के आसपास होता है, जो कि बहुत होता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा हीलियम गैस हमारा होता है। हीलियम गैस आपको लगता है 21 से लेकर के 27% के आसपास हमारा लगभग होता है, ये 27% के आसपास होता है। एंड अदर गैसेस भी होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें अदर गैसेस भी हमारे शामिल होते हैं, और इसी सब गैस के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है। होता क्या है मेरे भाई, तो इस सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर कैसा रिएक्शन होगा, तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात में जान लीजिए मेरे भाई, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का हमारा डेफिनेशन क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करता है। तो होता क्या मेरे भाई, जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर गैस के रूप में होता है, तो जैसे हाइड्रोजन हमारा यहां पर क्या होगा, तो ड्यूटेरियम हो गया। दूसरा हाइड्रोजन की बात करते तो हमारा यहां पर ड्यूटेरियम हो गया। ये हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के क्या करता है, बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। तो जाहिर सी बात है, दो हाइड्रोजन मिलेगा तो कहेंगे दोनों जुड़ जाएगा, तो परमाणु संख्या इसकी 2 हो जाएगी, और परमाणु संख्या 2 किसका होगा, तो कहेंगे हीलियम का हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या जोड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे भाई क्या होगा, तो इसके साथ साथ हमारा कुछ न्यूट्रॉन का भी यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे हमारा न्यूट्रॉन भी बाहर निकलेगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी मिलेगा, आपको ध्यान रखना, यहीं से एनर्जी आपका बाहर निकलता है, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी मिलता है। और यही एनर्जी की बात करता है, इसी एनर्जी के कारण हमारा तापमान यहां पर इतना ज्यादा तापमान सरफेस का टेम्परेचर हो जाता है। सूरज के कोर का अंदर का तापमान तो मेरे भाई लाखों में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो हमारा ये हो गया। लेकिन जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो इसमें कैटलिस्ट की तरह हमारा कौन काम करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उस कैटलिस्ट के बारे में आप जान लीजिए। और वही हमारा कैटलिस्ट हमारा क्या है, तो उसी कैटलिस्ट को कहते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन होता है। इसमें कैटलिस्ट के रूप में कार्बन हो गया, फिर हमारा नाइट्रोजन हो गया, फिर हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो CNO क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और ये रिएक्शन हमारा चेन रिएक्शन होता है, और इसी तरीके से ये रिएक्शन हमारा चलता रहता है, इसी तरह से हमारा रिएक्शन होता रहता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजन में हम लोग सीधा कहेंगे, अगर H+ की बात करते हैं उसमें प्रोटोन प्रोटोन श्रृंखला हमारा कहेंगे। चूंकि हाइड्रोजन की बात अगर करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस H+ अगर हमारा होगा तो उसमें प्रोटोन प्रोटोन श्रृंखला हमारा विक्रिया हो पाएगा। और साथ ही साथ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा जो होगा, ये चक्र होता है, और ये कैटलिस्ट के रूप में हमारा यहां पे काम करता है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यहां पर नाभिक के संलयन अभिक्रिया होता है, यहां पर नाभिक के विखंडन दे रखा जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो दो स्टेटमेंट सही होगा, और ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पे राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दे, बताइए संवेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में तो एक ही रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हमारा किसका होगा, यहां पर p² होगा। मेरे भाई चर्चा नहीं किया द्रव्यमान का, तो इसको काट दीजिए। तो आप सीधा कहेंगे यहां पर इन दोनों में कैसा रिलेशन है, तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा ये समानुपाती कहीं ना कहीं संवेग का स्क्वायर का होगा। ये सभी लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसी को हम अगर दूसरे वे में लिखना चाहते तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, अगर स्क्वायर को हटा देते तो यहां पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, और p समानुपाती हमारा क्या होता है, अंडर रूट में फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे 2 अनुपात में, अगर इसको 1 लिखते हैं तो मेरे भाई समानुपाती को इक्वल टू में सॉल्व करने के लिए इक्वल टू में कन्वर्ट कर लीजिए, और आप कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रू अपन में काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, कहेंगे 1 हो जाएगा। और फाइनली आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे कि गतिज ऊर्जा को 4 गुना करना है, यानी कि मेरे भाई बाद की जो गतिज ऊर्जा होगी इसको आप K2 कह रहे हैं, ये K2 जो हमारा होगा वो कितने के बराबर, तो कहेंगे यहां पर 4K1 के बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है। तो K2 के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो यहां पर 4K1 रखेंगे, नीचे में तो K1 हमारा है ही, और K1 से K1 कट जाएगा तो अंडर रूट में 4 होगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और फाइनली मेरे भाई जो संवेग हमारा P2 होगा वो कहीं ना कहीं 2 × P1 हो जाएगा। पहले संवेग अगर P1 था तो बाद का जो संवेग होगा पहले के संवेग का 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई आपसे पूछा गया रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाद का संवेग पहले के संवेग का कितना गुना, तो कहेंगे 2 गुना हो गया। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना, जब भी देगा तो आपको यही काम करना है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि तुम सोच नहीं सकते हो मेरे भाई। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हमेशा करना, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। देखते हैं एक बार कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। जल्दी से एक बार आंसर करके बताइए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करके जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं मेरे। फास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केसिकत्व की घटना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, और केसिकत्व के आंसर जो यहां पर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी लोगों का राइट। देखते हैं मेरे भाई ऑप्शन बी है कि ए है कि सी है कि डी है। यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला तो मेरे भाई कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, और इसी को केसिकत्व कहा जाता है। कैपिलरी एक्शन को ही क्या कहते हैं, तो केसिकत्व कहते हैं। इस बात को आप समझिए मेरे भाई। केसिकत्व किसको कहते हैं, तो कैपिलरी एक्शन को कहते हैं। ये बात किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी एक्शन को केसिकत्व कहा जाता है, और इसमें केसिकत्व में क्या होता है, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना घटती है मेरे भाई। द्रव का किसमें, तो द्रव का केस नली में, द्रव का किसमें, तो केस नली में, द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की जो घटना होती है, ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है, नीचे उतरने की जो घटना होती है, नीचे उतरने की जो घटना होती है मेरे भाई, इसी घटना को क्या कहते हैं, केसिकत्व कहते हैं। इसी को केसिकत्व कहते हैं। एक लाइन में कहानी सिंपल है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें दो तरह का चीज हम लोग जानते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। इसमें दो चीज आप पढ़िए, और दो चीज आपको क्या पढ़ना जो आपके लिए जरूरी चीज है, तो कैपिलरी एक्शन अगर देखिएगा तो मेरे भाई दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और दो चीज पर क्वेश्चन हमेशा आता है। एक तो कैपिलरी एक्शन आपको मरकरी के लिए देखना है, और एक कैपिलरी एक्शन आपको किसके लिए, तो पानी के लिए देखना है। तो एक तरफ मेरे भाई पानी के लिए देखिए, एक तरफ आप मरकरी के लिए देखिए, एक तरफ H2O के लिए देखिए, एक आप मरकरी Hg के लिए देखते हैं। तो मेरे भाई अगर हम पानी का केस लेते हैं तो केस नली में पानी ऊपर चढ़ता है, जबकि मरकरी के लिए देखते हैं तो हमारा केस नली में पानी नीचे की तरफ चढ़ता है। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। होगा कैसा, तो इस बात को मेरे भाई चलो हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर में क्या भर देते हैं, तो पानी भर देते हैं। इस कंटेनर में क्या भर रहे हैं मेरे भाई, तो यहां तक हमारा पानी भर गया, इसमें पानी भर दिए। अब इसमें एक पतला सा ट्यूब लेते हैं, पतला सा आप देखते होंगे जब लैब वगैरह में देखते होंगे, पतला सा ग्लास का ट्यूब होता है। जैसे ही पतला सा ग्लास के ट्यूब को इसमें डालिएगा तो पतला सा जो ग्लास का ट्यूब होता है वही हमारा केस नली कहलाता है, उसी को केस नली कहता है। तो जैसे ही आप इसमें केस नली को आप डुबाएंगे, ये पूरा ओपन रहेगा, पूरा खाली रहेगा इस तरीके से। और जैसे ही आप इसमें डुबाएंगे मेरे भाई, होगा क्या, तो पानी जो है इसके ऊपर दनादन करके ऊपर चढ़ता चला जाएगा, और पानी ऊपर चढ़ेगा। और पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो ऐसा आकार लेगा, इसको मेनिसिस कहते हैं। मेनिसिस का आकार हमारा ऐसा कुछ होगा, और नीचे में पूरा पानी भरा हुआ रहेगा, और ऊपर हमारा खाली जगह हो तो ऐसा हमारा लेता है। तो बताओ मेरे भाई ये ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो पानी अगर ऊपर चढ़ा तो केसिकत्व के कारण चढ़ा। कैपिलरी एक्शन इसी को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत पतला ट्यूब होता है। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं होता है। मरकरी के केस में सर कहोगे कैसा होता है, तो मरकरी के केस में भी आप क्या लेते हैं, तो एक यहां पर कंटेनर लेते हैं जिसमें आप किसको भर देते हैं, तो आप मरकरी को इसमें फिल कर देते हैं। और जैसे ही आप मरकरी को यहां तक मान लेते हैं, फिल कर देते हैं, यहां तक मरकरी को आप फिल कर देते, तब इसमें आप केस नली को आप डुबाते हो। जब आप इसमें केस नली को आप डुबाते हो तो पता चलता है जिस केस नली में मरकरी ऊपर चढ़ना चाहिए था, वो मरकरी हमारा किधर जा रहा है, तो कहेंगे वो मरकरी हमारा नीचे ही चला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरीके से ओपन है। तो जो मरकरी हमारा इस लेवल तक था, जो मरकरी हमारा इस लेवल तक था, इस लेवल तक मान लेते, इस लेवल तक हमारा मरकरी था, वो मरकरी हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां तक हमारा पहुंच जाता है, इस केस नली में यहीं तक रह जाता है। यानी कि केस नली में ऊपर नहीं चढ़ता, इस बात को आप ध्यान रखना, ये यहीं तक रह जाता है। ये जो केस नली में मरकरी है वो यहीं तक रह जाता है, ये हमारा खाली हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो मरकरी का लेवल है मेरे भाई वो नीचे चला गया। मरकरी का लेवल हमारा किधर चला गया, तो नीचे। यहां पर हमारा मरकरी का लेवल, यहां पर पानी का लेवल किधर गया, तो ऊपर गया। अब यहां पर बात आता है मेरे भाई किसकी वजह से ये ऊपर जाता है और किसकी वजह से ये नीचे आता है। ये एक बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। इसको जानने से पहले आपको दो बात जानना पड़ेगा कि अंतर आणविक बल दो प्रकार का होता है, एक को स्वसंजक कहते हैं, एक को असंजक कहते हैं। ये बात आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई कि स्वसंजक और असंजक बल हमारा क्या होता है। तो अगर हम यहां पर आपसे चर्चा करें कि अगर हम स्वसंजक बल की चर्चा करते हैं तो आपको एक लाइन में एक बात समझना चाहिए। अगर हम स्वसंजक बल की चर्चा करते हैं तो स्वसंजक बल जिसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, तो मेरे भाई ये समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। एक लाइन में हम कह देते हैं ये कहां पर लगता है, तो सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कहां लगेगा, तो सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। ये सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा, ये सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच ये बल आता है। लेकिन अगर हम असंजक बल की अगर बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना कि ये जो असंजक बल हमारा होगा ये कहां लगेगा, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा कार्य करता है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच पैदा होता है। ये किसके बीच में आएगा, तो कहेंगे हमारा ये डिफरेंट
मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा ये आता है, इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। तो एक तो हमारा सेम सेम मॉलिक्यूल्स, एक हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा आता है। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीचे में हमारा पूरा का पूरा मरकरी, ये मरकरी का केस है, ये पानी का केस है, ये पानी भरा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो नीचे हमारा मरकरी है और हमारा लेयर भी नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब हमारा मरकरी के बीच में हमारा श्वसनक बल मजबूत होगा, चूंकि सेम सेम मॉलिक्यूल्स होगा तो और ये नीचे खींच लेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि इस मरकरी के केस में हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा स्वसंजक बल जो होगा वो मजबूत होगा। मरकरी के केस में आप सीधा कहेंगे कि जो स्वसंजक बल होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर स्वसंजक बल हमारा स्ट्रांग होगा, ये स्वसंजक बल हमारा कैसा होगा, कि यहां पर मजबूत होगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहां पर स्वसंजक बल मजबूत होगा और असंजक बल हमारा वीक होगा। लेकिन यहां क्या है, यहां पानी नीचे है, पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे है, ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, ग्लास के साथ सहारे चढ़ रहा है, और ग्लास के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, फिर भी ये ऊपर चढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई ऐसे केस में अगर देखेंगे तो यहां पर जो असंजक बल होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। यहां पर असंजक बल हमारा मजबूत होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस बात से ये क्लियर पता चल रहा है, अगर स्वसंजक बल यहां मजबूत है तो असंजक बल यहां वीक होगा, अगर यहां पे असंजक बल मजबूत है यहां स्वसंजक बल हमारा वीक होगा। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपका कुछ वैसा ही कह रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है केशिकत्व की घटना में एक तरल पदार्थ की बात कर रहा है जो कांच को गीला करता है, कांच को क्या करता है, गीला करता है। और साथ ही साथ मेरे भाई जैसे यहां पर जो तरल पदार्थ वो पानी के केस में कह रहा है, यानी इस केस में कह रहा है ऊपर चढ़ेगा, तो असंजक बल अगर मजबूत होगा तो यहां पर स्वसंजक बल हमारा वीक होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कांच की नली में चढ़ता है, इसका रीजन क्या है, तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे असंजक बल मजबूत होगा और स्वसंजक बल वीक है। अगर हमने असंजक बल मजबूत लिख दिया तो आपको समझ लेना कि यहां पर स्वसंजक बल हमारा वीक होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा। अगर ऊपर चढ़ा मतलब असंजक बल मजबूत होगा, तो असंजक बल स्वसंजक बल से अधिक मजबूत होता है, इसीलिए वो ऊपर चढ़ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से वो कंप्लीट डिफाइन करते हुए ऑप्शन आपको दे रखा है, और सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसी भी सूरत में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला हमारा कहता है पॉल ड्यूरॉक ने क्वांटम मैकेनिक्स के किस महत्वपूर्ण समीकरण का प्रतिपादन किया। ये तो मेरे भाई नाम से ही पता चलता है, ड्यूरॉक के बारे में बात कर रहा है और ड्यूरॉक समीकरण उन्होंने दिया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। मेरे भाई मरकरी की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पर, मरकरी की बात करें इसको आप पारा कहते हैं, इसको आप पारा कहते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर ध्यान रखना है, किस टेम्परेचर पर, तो कहेंगे ये रूम टेम्परेचर पर मेरे भाई द्रव अवस्था में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई हम पारा की बात कर रहे हैं। और पारा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो पारा का मेल्टिंग पॉइंट -38 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को मेरे भाई मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। -38 डिग्री सेल्सियस पर पारा मेल्ट कर जाता है, लिक्विड फॉर्म में हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखते हैं मेरे भाई। ये -38 डिग्री सेल्सियस ही हमारा होगा, -38 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि हमारा सबसे कम होगा। अगर आप सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम हमारा 28.5 होता है, गैलियम की बात करेंगे तो 29.6 होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 28 हमारा कितना, कहेंगे यहां पर 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, कहेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 29 डिग्री सेल्सियस 29.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे भाई -38.38 डिग्री सेल्सियस, आप मोटा मोटी इतना रखिए। तो इसमें से कौन मान सबसे ज्यादा कम है, तो मेरे सबसे कम अगर पूछा गया तो हम कहेंगे पारा की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मेरे भाई पारा धातु है, और धातु ये होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। लेकिन अगर गैलियम की बात करते हैं मेरे भाई, गैलियम एक ऐसा पदार्थ होता है कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी तापमान अगर ज्यादा हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हमारा होता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी तापमान अगर हमारा ऊपर हो जाता है तो फिर ये भी हमारा द्रव अवस्था में आ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफीन की बात करते हैं मेरे भाई। अगर हम ग्राफीन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर ग्राफीन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये जो हमारा ग्राफीन है मेरे भाई, अगर ये जो हमारा ग्राफीन होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ग्राफीन कार्बन से ही बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो ग्राफीन किसका बना होता है, तो एक लाइन में आप जान लीजिए, जो ग्राफीन हमारा होता है ये कार्बन परमाणु से ही बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किससे बना हुआ है, तो कहेंगे ये हमारा सीधा तौर पर हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा कार्बन परमाणु
कार्बन परमाणु से बना होता है, ये कार्बन परमाणु से बना होता है, इस बात को आप ध्यान, ये कार्बन परमाणु से हमारा बना होता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ये द्विविमीय होता है, 2D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा कि हमारा 2 डायमेंशनल या 2 विमीय होता है। और कई बार क्वेश्चन ये फंसाया है, लोगों को लगता है कि ग्राफीन 3D होता है और मार देता है 3D, लेकिन पता चलता है कि आंसर इसका 2D है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये किसका बना हो? तो कार्बन का बना हो। एकदम याद रखना चाहिए कि 2Z पॉइंट आपका पूछता है। ग्राफीन का खोज लगभग 2004 ईस्वी में ये किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो रिसेंट में ही इसका खोज हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो ग्राफीन हमारा होता है इसके कुछ और प्रॉपर्टी है वो आप जान लीजिए। ग्राफीन हमारा मेरे भाई याद रखना, ये डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो डायमंड हमारा हीरा होता है, ये डायमंड से भी हार्ड होता है, इस बात, डायमंड से भी ये क्या होता है, डायमंड से भी ये हार्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना। 2 गुना, ये 3 गुना हार्ड होता है मेरे भाई, डायमंड से 3 गुना हार्ड होता है, इसको हम लोग ग्राफीन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये किसका सुचालक होगा मेरे भाई? इससे विद्युत धारा पास करता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये विद्युत का सुचालक होता है मेरे भाई। ग्राफीन का यूज कहां पे होता है, इसका इस्तेमाल कहां पे किया गया, तो आपको ध्यान रखना, जो विंड पावर प्लांट हमारा होता है, कौन से प्लांट की बात करते हैं? जो विंड पावर प्लांट हमारा होता है, इस विंड पावर प्लांट में आपको ध्यान रखना, जो ब्लेड बनी होती है वो ग्राफीन की बनी होती है। जो ब्लेड होती है वो किसकी? तो आपको ध्यान रखना है, विंड पावर प्लांट में जो पंखा होता है उसका मेरे भाई वो ग्राफीन का ही बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ और इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, और इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो वो भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन आपका आता है। एक तो हमारा पवन चक्की में करते हैं, दूसरा मेरे भाई जितने भी डिस्प्ले वगैरह आ रहे हैं वो डिस्प्ले में भी किसका इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले की अगर बात करते हैं ये भी हमारा ग्राफीन का ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी छोटा क्वेश्चन है और ये भी चीज आपसे पूछ लेता है। तो मेरे भाई ग्राफीन के बारे में इतना पॉइंट्स आप जान लिए, इतना ही आप ध्यान रखिए, इनफ है। लेकिन जनरली हम आपको कहना चाहते हैं एग्जाम में क्या रिपीट करता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कार्बन हमारा, ये ग्राफीन किसका बना, तो कार्बन का बना होता है। ये कैसा होता है, 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय होता है। और मेरे भाई ये डायमंड से भी हार्ड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। खास करके ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भी ये विद्युत का सुचालक होगा। याद रखना, जो विंड पावर प्लांट हमारा होता है जिसको पवन चक्की कहते हैं, उस पवन चक्की का जो ब्लेड होता है वो ग्राफीन का ही बना होता है। और जो डिस्प्ले वगैरह होता है मेरे भाई, जो डिस्प्ले आप देखते होंगे टीवी वगैरह का, जो महंगा डिस्प्ले होता है वो ग्राफीन का ही बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई किसका होगा, तो यहां पर कार्बन का त्रिविमीय होगा या द्विविमीय संरचना होगा। यहां पर हमने कहा कि ये कार्बन का द्विविमीय संरचना होता है मेरे भाई, तो ये नहीं होगा। और ये विद्युत धारा का सुचालक होगा, यहां पर कह रहा है कि उत्कृष्ट विद्युत रोधी होता है, जो कि गलत है। और कार्बन का द्विविमीय अपरूप है मेरे भैया, कार्बन का अपरूप ये भी होता है। जैसे हमारा कार्बन का अपरूप क्या होता है, याद रखना, कार्बन का अपरूप हमारा ग्रेफाइट होता है, कार्बन का अपरूप हमारा डायमंड होता है, कार्बन का अपरूप हम लोग किसको, तो फुलरीन को मानते हैं मेरे भाई। याद रखना, फुलरीन को ही बकी बॉल कहते हैं, फुलरीन को क्या कहते हैं, बकी बॉल कहते हैं। इधर रिसेंट बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, इधर रिसेंट बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, कार्बन का अप्रूप पूछा था, उसी में फुलरीन नहीं लिखा था, उसमें आपको सीधा लिख दिया था बकी बॉल। और बकी बॉल किसको कहते हैं, तो फुलरीन को कहते हैं, याद रखिएगा। और हमारा ग्राफीन भी कार्बन का अप्रूप है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आंसर अगर कोई करेगा तो आंसर करेगा सी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई टीआई जो है ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन आप फिर भी जान लीजिए, ये वेल्डिंग हमारा होता है, वेल्डिंग का प्रकार होता है जिसको टीआईजी कहते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मान ये टिग वेल्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं वैसे, लेकिन आप जानने के लिए जान लीजिए ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा होगा, तो इसको हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं। ये आप जान लीजिए मेरे भाई, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की हम बात करते हैं, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। अब लिख ही दिया है कि टंगस्टन इनर्ट गैस, तो मेरे भाई इस वेल्डिंग में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना आर्गन का यूज होता है, नहीं तो हम लोग यहां पर किसको, तो हीलियम को इस्तेमाल करते हैं। आर्गन नहीं तो हम लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ये दो गैस हमारा इस्तेमाल होता है एज ए सील्डिंग गैस के रूप में। ये किस गैस के रूप में इस्तेमाल होता है, कहेंगे यहां पर हमारा सील्डिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सील्डिंग गैस के रूप में इसका इस्तेमाल करता है, रूप में इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसका इस्तेमाल सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखना। सील्डिंग गैस कहने का मतलब जब वेल्डिंग किया जाता है, जब वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत है, और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत आकर के रिएक्शन में भाग ले लेगा, और क्या करेगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा अंदर में और वेल्डिंग को कमजोर कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, जब वेल्डिंग किया जाता है टिंग वेल्डिंग से, तो इसके चारों तरफ मेरे भाई क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ यही गैस उसको क्या करता है, सील्ड कर देता है,
घेर लेता है और बाहर के ऑक्सीजन को घुसने से रोक देता है, इसलिए ये वेल्डिंग हमारा मजबूत होता है। तो जब इस वेल्डिंग को करते हैं तो सील्डिंग गैस के रूप में जो चारों तरफ घेर लेता है, ऑक्सीजन से बचाता है, वो हमारा कौन सा गैस होगा? कहीं आर्गन और हीलियम इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आप कहोगे सर आर्गन भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हीलियम भी यूज करते हैं, नियोन का इस्तेमाल नहीं होता, आर्गन और हीलियम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही जान लो, इनफ है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतना वेल्डिंग वगैरह का डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये क्वेश्चंस वगैरह पूछता है और इसमें पूछता है कि हैवर्स प्रोसेस, आपको तो कितनी बार बता चुके हैं कि हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है मेरे भाई। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं, और जो कैटलिस्ट काम करता है वो हमारा कैटलिस्ट कौन होता है? तो आयरन होता है। जो प्रोमोटर उसमें यूज करते हैं वो मोलिब्डेनम होता है, जो प्रोमोटर के रूप में काम करता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का कैटलिस्ट ही पूछा गया था, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो लोहा का चूर्ण यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में, अगर किसी भी रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा यूज होती है, और जितना मात्रा कैटलिस्ट का आप यूज करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना उतनी ही मात्रा कैटलिस्ट की बनी रहेगी। कभी भी रिएक्शन में मेरे भाई कैटलिस्ट की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कैटलिस्ट जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आप मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर 1 ग्राम आपने कैटलिस्ट का लोहा के चूर्ण का इस्तेमाल किया, पता चलेगा मेरे भाई रिएक्शन के बाद भी वो आपको 1 ग्राम लोहा का चूर्ण मिलेगा, उसमें उसकी खपत नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा रिवर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने की विधि होती है, और इसमें कैटलिस्ट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लोहा का यूज करते हैं, और लोहा के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड मेरे भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी में यह क्वेश्चन आपका आ सकता है और आने की संभावना, इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। यही सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं, इसको हम लोग AgI कहते हैं। और ये सिल्वर आयोडाइड हमारा मेरे भाई ये क्या करता है? कृत्रिम वर्षा करवाता है। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में आने की संभावना और आ सकती है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। रट के घोट जाना कि सिल्वर क्लोराइड जो हमारा, सिल्वर आयोडाइड जो हमारा होता है ये क्या करता है? कृत्रिम वर्षा करवाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ए का तो 1 हमारा मैच करेगा, तो ए का 1 यहां नहीं है, ए का 2 है, यहां पर ए का 1 है, चलो यहां पर ए का 1 मैच कर गया। अब आपको ध्यान रखना है किसका रिएक्शन किसके साथ होगा। मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब हमारा ये NaHCO3 होता है, और NaHCO3 का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो मेरे भाई आप देखते होंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने का काम करता है, जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर में यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा हुआ रहता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई अग्निशामक के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ हम लोग किसको यूज करते हैं? तो याद रखना H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाई जब रिएक्शन होता है तो पता चलता है ये क्या बनाता है, यहां पर Na2SO4 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ यहां से कुछ H2 बनेगा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर के आता है। और हमने आपको कई बार बोला है कि आपको कभी भी बोलता है मेरे भाई, चाहे कोई भी धातु के कार्बोनेट की बात करेगा, चाहे वो हमारा कोई भी धातु कार्बोनेट क्यों नहीं हो, अगर धातु के कार्बोनेट, अगर धातु का कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा याद रखना कि उससे कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आग को बुझा देता है, इस बात को ध्यान। तो डी का तो हमारा 3 मैच कर जाएगा, यहां पर डी का हमारा 3 है, यहां डी का 4 है, यहां पर डी का 1 है, तो मेरे में 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है आपका, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बाद बाकी आप सबको मिला लीजिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जिसको आप AgBr के नाम से जानते हैं, ये AgBr जो हमारा फोटोग्राफी में यूज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहां पे? तो गठिया जो होता है, जो गठिया जो होता है मेरे भाई, जो दर्द करता है, गठिया की बीमारी जो होती है, उसके लिए हम लोग यहां पर जो केमिकल्स यूज करते हैं उसको लिथियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का तापमान कितना है? तो x केल्विन दे रखा है, तो सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि केल्विन में अगर कन्वर्ट करना तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ते हैं मेरे भाई? स्टैंडर्ड मान होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग जोड़ते हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं, केल्विन में बदलना, केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई इसी फॉर्मूला से हम आपको यह कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तो कहेंगे केल्विन में से 273.15 डिग्री सेल्सियस को घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चंस लोगों को फंसाया है, कई बार ये क्वेश्चंस फंसाया, आपको नहीं फंसना है। क्वेश्चन में क्या रहा, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं। यहां पर जो आप इधर बाहर देख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में 273 घटाते हैं। तो केल्विन में से 273 कब घटाते हैं? जब डिग्री सेल्सियस में आपको चाहिए। आपको सेल्सियस में डिग्री से 273.15 क्यों जोड़ते हैं? जब आपको केल्विन में चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन जो आपको पूछा है, आपसे पूछा है सेल्सियस पैमाने पर तापमान कितना होगा, आपसे सेल्सियस पैमाने पर तापमान पूछा है, यानी आपसे जो रिलेशन पूछा है मेरे भाई, ये वाला रिलेशन पूछा है, तो केल्विन में से 273.15 को घटाना है और केल्विन को किस
किसको बोला था, एक्स केल्विन कहा गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप ऑप्शन नंबर यहां कहेंगे x माइनस 273.15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा लीड चैटरियल प्रिंसिपल जो हमारा होता है, ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज पर हमारा काम करता है। किस पर काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं हमारा भौतिक और रासायनिक, भौतिक यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए हमारा यूजफुल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लीड चैटरियल प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों साम्यावस्था के लिए हमारा ये काम करता है किसी सिस्टम के ऊपर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन में कहानी सिंपल है, आगे चलते हैं। और लीड चैटरियल के प्रिंसिपल के बारे में तो एक दो डिस्कशन में हम पूरा डिटेल में बताए हुए हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, मेरे भाई आपको पता होगा पूरे प्रेडिक्टेबल में सबसे अधिक हमारा कौन होगा, फ्लोरीन होता है। लेकिन एक कंसेप्ट आप जान लीजिए मेरे भाई कि जब कभी भी आप आवर्त में, क्योंकि आवर्त की संख्या 7 होती है और अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो होता है हमारा बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मेरे भाई इधर बढ़ेगा, आवर्त में अगर बढ़ेगा तो बताइए ग्रुप में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ग्रुप में क्या होगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहता है, अगर इधर बढ़ता है, इधर जाने पर अगर बढ़ता है तो मेरे भाई नीचे आने पर यह घटेगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। लेकिन आपको ध्यान रखना जो फ्लोरीन हमारा है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व हमारा क्लोरीन होता है। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो कई बार आप कर चुके हैं। मैग्नीशियम हमारा क्या, तो कहेंगे धातु है, इसको हवा में जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाना, और ये क्या बनाएगा, तो मेरे भाई ये हमारा मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स बनाता है मेरे भाई। धातु अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया अगर धातु का ऑक्सीकरण हो गया, इस बात को ध्यान रखना, और ये धातु के ऑक्साइड्स बनाए, और धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा, तो कहेंगे हमारा ये क्षारीय प्रकृति का होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आपसे पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, हवा में जलाते हैं, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, तो कहेंगे क्षारीय प्रकृति का मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होंगे, यानी धातु के ऑक्साइड्स होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इंतजार कर रहा है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, ब्यूटेन का आइसोमर पूछा गया, तो मेरे भाई ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर बनता है। कितने आइसोमर बनते हैं, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर बनते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनना। ब्यूटेन का कितना आइसोमर बनेगा, तो ब्यूटेन का आइसोमर 2 ही बनता है। सबसे पहला चीज आइसोमर किसको कहते हैं, आइसोमर हम उसको कहते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला समान होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होता है, उसको आइसोमर कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। तो बताइए मेरे भाई, ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है। ब्यूटेन के कितने, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, ब्यूटेन के कितने, तो 2 आइसोमर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपका है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर, तो 2 आइसोमर होते हैं मेरे भाई। और 2 आइसोमर हमारे कौन कौन से होंगे, तो ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन अल्केन ग्रुप का हमारा है। ब्यूटेन किस ग्रुप का, कहेंगे ये हमारा अल्केन ग्रुप का। एक लाइन में कहानी सिंपल, ये ब्यूटेन किस ग्रुप का, अल्केन ग्रुप का है। और अल्केन कहने के लिए हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर अल्केन के लिए जो केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे CnH2n प्लस में 2 होता है। तो मेरे भाई ये क्लियर हो गया कि ब्यूटेन के लिए इस केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर ब्यूटेन बोलेगा तो n का मान हम कहेंगे यहां पर 4 पुट करेंगे, और n का मान अगर 4 पुट करिएगा किस फॉर्मूला में, कहेंगे यहां पर CnH2n+2 में, चूंकि अल्केन ग्रुप का हमारा ब्यूटेन अल्केन ग्रुप का है। तो अब यहां पर 4 अगर पुट करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आप कहेंगे C4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, तो C4 यहां पर H10 हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे भाई केमिकल फॉर्मूला C4H10 का होता है। देखते हैं कि C4H10 पर कितने स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो 4 कार्बन के लिए हम बना रहे हैं, एक कार्बन तो मेरे भाई नॉर्मल हमारा ऐसा होगा, 4 कार्बन का हमने बना दिया, और 3 हाइड्रोजन यहां, तो 3 हाइड्रोजन यहां भी चिपकेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन चिपकेगा, तो यहां 2 हाइड्रोजन चिपकेगा। बताओ ये C4H10 हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सर ये C4H10 तो एकदम बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि 4 को कार्बन और 10 को हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। और इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन 4 कार्बन से और क्या बन सकता है हमारा स्ट्रक्चर, तो मेरे भाई 3 को ऐसे बना दीजिए, को आप यहां लगा दीजिए, तो यहां पे 4 कार्बन हमारा हो गया। अब इसके साथ हमारा 3 हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा एक बॉन्ड बना हुआ था 3 हाइड्रोजन, यहां भी हमारा 3 हाइड्रोजन जाएगा, यहां भी हमारा 3 हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि यहां 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, यहां पर 1 हाइड्रोजन रह जाएगा। मेरे भाई इसको अगर आप देखिएगा तो इससे पता चलता है यहां पर भी हमारा C4 कितना, तो H10 ही होगा। गिनती कर लीजिए, 4 कार्बन दिख रहा होगा आपको, कितने हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन, और एक यहां पे 10 हाइड्रोजन। तो मेरे भाई केमिकल फॉर्मूला बताओ दोनों का सेम है कि नहीं है। यहां पर
मेरे भाई लंबा चेन है, जबकि यहां पर ब्रांच चेन है। इसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आइसोमर बनने की मेरे भाई। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे? तो कहेंगे ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर होंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन होगा, तो एक को हम लोग आइसो क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यानी तो इसको कह सकते हैं, अगर गिनती की संख्या से इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे गिनती आप इधर से करिए, किधर से करिए, बात बराबर। चुकी है हमारा ये जो ब्रांच हमारा लगा हुआ वो हमारा दोनों तरफ से बराबर ही है, तो इधर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 और हमारा 3 होगा। तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मेरे भाई 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसको आप कहेंगे क्या, तो आप इसका नाम रखेंगे 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, और पूरा नाम इसका क्या होता है 2 मिथाइल हमारा प्रोपेन हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन जो हमारा है ये क्या है, तो कहेंगे ये दोनों के दोनों हमारे आइसोमर हैं। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे मेरे ब्यूटेन का आइसोमर हमारा कौन होगा, तो कहेंगे 2 मिथाइल, यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। और एक और होगा जो कि नॉर्मल ब्यूटेन भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर जो करने हैं उसमें से कोई एक बताना था, आंसर करेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, स्ट्रक्चर बना करके ही आप बता सकते हैं कि कितने उसके आइसोमर बनेंगे, उसके बाद इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं था बनने का। मेरे भाई ये सभी लोग जानते हैं रसायनों का राजा किसको कहते हैं, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बैटरी में भी इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कहां पे, तो हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि और भी कीटनाशकों जो दवाई बनता है उसमें भी इसका यूज करता है, तो इसीलिए इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। संभारिक में क्या समान होगा, तो मेरे भाई संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान रहता है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने का मतलब नहीं बनता, ये सब आप सभी लोग जानते ही होंगे। आगे हम लोग चलते हैं मेरे भाई, अगर किसी को मैथ साइंस दोनों का कंबाइंड टेस्ट चाहिए तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 141 से लेकर के 160 आपका 8वां नंबर सेट चल रहा है, इसके पूरे डिस्कशन जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जाके वहां पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ता है। मेरे भाई पेप्सिन अगर एंजाइम, पेप्सिन हमारा क्या, तो एक प्रकार का एंजाइम है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन एक काम का चीज हम यहां पर बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरे भाई अगर हम पेप्सिन की बात करते हैं तो ये पेप्सिन जो एंजाइम हमारा है, अगर इस पेप्सिन एंजाइम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना जो पेप्सिन एंजाइम हमारा होता है ये कहां पर होता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कहां पर, तो कहेंगे हमारा स्टमक की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है मेरे भाई, आप सीधा समझ लीजिए ये पेप्सिन एंजाइम कहां, तो कहेंगे हमारा आमाशय जो होता है जिसको स्टमक कहते हैं, ये आमाशय में पाया जाता है। एक लाइन में मेरे भाई आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कई बार आता है और ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो पेप्सिन एंजाइम हमारा तो आमाशय में पाया जाता है, और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो मेरे भाई ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में करेगा, तो अम्लीय माध्यम में करता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई। तो क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कैसे माध्यम में करेगा, तो एसिडिक मीडियम में करता है, कौन, तो कहेंगे पेप्सिन एंजाइम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो एसिडिक मीडियम तैयार करता है वो कौन करता है, तो कहेंगे HCl तैयार करता है। और HCl क्या करता है, तो पेप्सिन के काम को आसान कर देता है, क्योंकि वो हमारा उसी में इसका पाचन की क्रिया को आसान कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मामला एक और है मेरे भाई, यहां पर भी लोग फंसते हैं। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करते हैं, एक हमारा यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, आप जान लीजिए मेरे भाई, जब ट्रिप्सिन एंजाइम की अगर बात करते हैं तो ये अग्न्याशय में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखने। कहां से ये सीक्रेट करेगा, तो कहीं हमारा जो अग्न्याशय होता है जिसको पैंक्रियाज करता है, तो ये अग्न्याशय में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना, सिंपल तौर पे आप जान लीजिए। अब ये मेरे भाई ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, ये प्रोटीन का अगर पाचन करेगा तो मेरे भाई प्रोटीन का पाचन ये किस माध्यम में करेगा, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन का पाचन, अगर ये प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करेगा तो यहां प्रोटीन का पाचन हमारा क्षारीय मीडियम में होता है, ये क्षारीय माध्यम में होगा। ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना, क्षारीय माध्यम में होता है, ये क्षारीय माध्यम में करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। प्रोटीन का पाचन यहां पर क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में होता है, जबकि यहां पर प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। ये दो बात आपको याद रखना है मेरे भाई, क्वेश्चन आता है। और यहां पर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और पेप्टोन्स में तोड़ता है, तब जाकर के उसका पाचन होता है। तो हम सीधा कहेंगे इसको किस में तोड़ेगा, तो पेप्टोन्स में तोड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये हमारा इस तरीके से हमारा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव श्वसन प्रणाली में गैसों का विनिमय कहां पे होता है। एक एक बच्चा को पता होगा, कितनी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो वो आंसर हमारा क्या होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे एल्वुलाई होगा। और एल्वुलाई हमारे कहां, तो लंग्स का पार्ट होता है, जिसको आप छोटी छोटी संरचना में होता है, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसी में गैसों का विनिमय होता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है, उधर से ऑक्सीजन युक्त हमारा ब्लड निकल जाता है। अगला मेरे भाई फुसफुस धमनी
की बात करता है तो यहां पर लंग्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर सिंपल सा ये हमारा लंग्स होता है। लंग्स में अगर हमारा जाता है तो ब्लड जाएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां हार्ट से पंप होता है, हार्ट से हमारा ये जाता है, और कहेंगे यहां पर क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेके जाता है, जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। फिर यहीं पर लंग्स में एल्बुलाई होता है, वो एल्बुलाई क्या करता है, गैस को एक्सचेंज कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गया था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझिए कि यहां पर ये जो पाइप जैसा आपको संरचना दिख रहा होगा, इस पाइप जैसी संरचना को हम लोग पल्मोनरी क्या कहते हैं, इसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। और ये जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त निकला है इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे फुसफुस धमनी बोला, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, अशुद्ध रक्त का प्रवाह हमारा होगा, तो मेरे भाई यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाएगा, या फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन रहित यह रक्त हमारा जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेंगे? तो ऑक्सीजन रहित की अगर बात करेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन रहित का मतलब हो गया, इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त की बात कर रहा। ऑक्सीजन रहित का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते मेरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, जाहिर सी बात है प्लांट में वाष्पोत्सर्जन का रेट अलग अलग होता है, मरुस्थलीय पौधे में देखेंगे अलग रेट होता है, क्योंकि वहां पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं होती है प्लांट में वो धीरे धीरे होती है, नहीं तो प्लांट सूख जाएगा क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है। मेरे पर ध्यान रखना, अगर वाष्पोत्सर्जन प्लांट से वाष्प का उत्सर्जन होता है तो प्लांट में अगर वाष्प का उत्सर्जन होता है तो उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो किसी प्लांट में फास्ट होगा तो किसी प्लांट में स्लो होता है। तो मेरे भाई उसको मेजरमेंट अगर करते हैं तो किससे मेजरमेंट करते हैं, उसको फोटोमीटर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किससे मेजरमेंट करते हैं तो फोटोमीटर से करते हैं। मैनोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं, तो मेरे भाई द्रव और गैस के अंदर दाब मापते हैं। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ये हमारा क्या करता है, कहेंगे द्रव और गैस के अंदर का दाब मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, द्रव या फिर गैस की बात करते हैं, द्रव या गैस के अंदर का दाब मापते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे, गैस और अंदर गैस, द्रव और गैस के अंदर का यहां पर दाब का मेजरमेंट होता है, ये बात ध्यान रखना है। और फोटोमीटर हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। फोटोमीटर हमारा एक डिवाइस होता है, शायद हमको लगता है कि फोटोमीटर का दूसरा कोई फंक्शन होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना कि फोटोमीटर का जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, तो ये हमारा क्या करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मापता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मापता है, जबकि ये पोटोमीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पोटोमीटर ट्रांसपैरेशन रेट का मेजरमेंट करता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अधिवीर ग्रंथि से कौन सा स्रावित होने वाला हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। मेरे भाई अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, तो ये ग्रंथि कहां होता है, तो ये ग्रंथि हार्मोन का ही सिक्रेशन करेगी और ये ग्रंथि हमारा किडनी के टॉप पर होता है। इस बात को ध्यान रखना। और जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी से लरो या हुरो हार्मोन का फ्लाइट फ्राइट का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना वो किस रूप में होता है, तो वो हमारा एड्रेनलिन के रूप में होगा, और साथ ही साथ यहां पर हम कहेंगे कार्टिसोल हार्मोन भी हमारा होगा। एक तो ये होगा, एक हमारा ये होगा, ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा। इसमें चूंकि 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसके लिए हम सीधा आंसर कर सकते हैं। अगर किसी को मान लेते यहां पर मधुमेह का बीमारी है तो किस हार्मोन की कमी से होगा, एक एक बच्चा को पता होगा कि मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। वैसोप्रेसिन जो होता है मेरे भाई, ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, और वैसोप्रेसिन को ही हम लोग एडीएच कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन हमारा आता। आगे चलते हैं, अगला ब्रायोफाइलम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब होता है कि मेरे भाई उसमें पत्ती से ही नया प्लांट बन जाता है, पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, पत्ती में ही बड्स निकलता है, उसी से नया पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफाइलम में आपको ध्यान रखना है पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आंसर हो गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, परागन के बिना अगर फल का विकास होता है, यानी कि परागन के बिना या निषेचन के बिना अगर फल का विकास होता है, किसका विकास की बात कर रहा है यहां पर मेरे भाई, फल के विकास की बात कर रहा है। ध्यान रखना किसके विकास की बात कर रहा है, तो फल का विकास होगा तो इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और बिना निषेचन अगर बीज का निर्माण होगा तो इसको हम लोग एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिना निषेचन, बिना निषेचन मेरे भाई, यहां पर बिना निषेचन किसका, तो बिना निषेचन बीज का निर्माण अगर होता है, बिना निषेचन बीज का अगर कोई निर्माण करता है, बिना निषेचन बीज का अगर निर्माण होता है तो आपको ध्यान रखना इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। और बिना निषेचन अगर फल का निर्माण होता है उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, बिना निषेचन फल का निर्माण, बिना निषेचन अगर फल का निर्माण होता है, बिना निषेचन अगर फल का निर्माण अगर होता है तो उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी। यहां पर बिना निषेचन फल का निर्माण, बिना निषेचन बीज का निर्माण, इस हिसाब से आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो डीएनए हमारा होता है वो क्या है, तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, जो जिस डीएनए की हम बात करते हैं, ये जो डीएनए हमारा होता है
इस डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में हमारा क्या होगा, कि यहां पर हमारा डीएनए में क्या होगा मेरे भाई, तो हम लोग सीधा कहेंगे जो डीएनए हमारा होता है इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको डीऑक्सीराइबोज हम कहेंगे, यहां पर हमारा क्या होगा, राइबोज दे रखा है और डीऑक्सीराइबोज दे रखा है, तो आप सीधा इसमें ऐसे कह दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कैसा शुगर होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इस बात को ध्यान, ऐसे आप लिख लीजिए, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। साथ ही साथ और क्या होता है मेरे भाई, और इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें क्या होता है, और इसमें फॉस्फेट होता है। साथ ही साथ और क्या होता है मेरे भाई, और इसमें न्यूक्लियर, और इसी में हमारा क्या होता है, हम लोग सीधा कहते हैं और उसको नाइट्रोजीनियस बेस के रूप में देखते हैं। और इसमें हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस के रूप में देखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन नाइट्रोजीनियस बेस हमारा जो होता है, इसी में हमारा होता है एडेनिन की हम बात करते हैं। इसी में हम किसकी बात करते हैं, एडेनिन की बात करते हैं। इसी में हम किसकी बात करते हैं, यहां पर थायमीन की बात करते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको एडेनिन हो गया, थायमीन हो गया, साइटोसिन और ग्वानिन की हम बात करते हैं, ये सब हमारा इसमें मौजूद है। इसमें साइटोसिन की बात करते हैं और फिर हमारा यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम ग्वानिन की बात करते हैं, ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना। तो एडेनिन को हम लोग ए से दिखाते हैं, थायमीन को टी से दिखाते हैं, साइटोसिन को सी से दिखाते हैं और ग्वानिन को जी से दिखाते हैं। ये हमारा नाइट्रोजीनियस बेस के रूप में होता है, डीएनए की बात करते हैं। और ये डबल हेलिक्स संरचना का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। लेकिन अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ये हमारा शर्करा के रूप में अगर देखिएगा तो शुगर के रूप में हमारा कौन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम आरएनए की बात अगर करते हैं तो मेरे भाई राइबोज न्यूक्लियस एसिड होता है, तो यहां पर राइबोज शुगर होता है। इसमें कैसा शुगर होगा, तो इसमें हमारा राइबोज शुगर होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। राइबोज शुगर के साथ साथ इसमें कहेंगे फॉस्फेट होता है, राइबोज शुगर के साथ साथ कहेंगे इसमें हमारा फॉस्फेट होता है। साथ ही साथ आपको इसमें भी ध्यान रखना यहां भी नाइट्रोजीनियस बेस होता है, यहां पर भी क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर नाइट्रोजीनियस, यहां पर भी नाइट्रोजीनियस बेस होता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये किस रूप में होगा, तो याद रखना इसमें भी एडेनिन होगा। इसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर एडेनिन, थायमीन नहीं होता, यहां थायमीन नहीं होगा, थायमीन की जगह पर हमारा यूरासिल होता है, थायमीन की जगह पर यूरासिल होगा। एडेनिन थायमीन नहीं होगा, यूरासिल हमारा होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मेरे पास साइटोसिन होगा और फिर आपको ग्वानिन होगा। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस कई बार पूछता है। एडेनिन थायमीन नहीं होगा, यूरासिल होगा और साइटोसिन होगा और फिर ग्वानिन होगा, ये थायमीन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। थायमीन की जगह पे यहां पर यूरासिल होता, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आगे चलते हैं। मेंडल ने मेरे भाई F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात की हम बात करते हैं, तो ये तो कई बार मेरे भाई F2 की बात कही जा रही है और F2 जनरेशन में आपसे पूछा गया किस जनरेशन के क्वेश्चन है मेरे भाई, F2 जनरेशन में पूछा है। और यहां पर मोनोहाइब्रिड है कि डायहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड कुछ नहीं लिखा है, तो इसको ऐसा करते हैं तो हम मोनोहाइब्रिड के ऊपर में हम देखते हैं। अगर हमारा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेरे भाई यहां पर दो बात याद रखना। एक तो फिनोटाइप रेशियो हमारा होता है, एक हमारा कैसा होता है कि हमारा फिनोटाइप रेशियो होता है, एक तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा होता है और दूसरा हमारा जीनोटाइप रेशियो होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक फिनोटाइप रेशियो, दूसरा हमारा जीनोटाइप रेशियो होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर फिनोटाइप रेशियो अगर आपसे पूछा है तो ये आपका 9:3:3:1 होता है, ये ध्यान रखना। और जीनोटाइप रेशियो अगर पूछा है इसको हम लोग कहेंगे 1:2:1 होता है, ध्यान रखेंगे। मोनोहाइब्रिड के लिए हमारा ऐसा होता है, डायहाइब्रिड के लिए हमारा अलग होता है, क्योंकि यहां पर फिनोटाइप रेशियो मेरे भाई बोला है, लेकिन यहां पर ये नहीं बोला कि मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, तो आप इसको मोनोहाइब्रिड मान करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एनसीईआरटी की भी क्लासेस चल रही है, जिन भी बच्चे को लगता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमको पूरा डिटेल में और पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन के रूप में जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन उसी को करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस भी चल रही है, आप जरूर इस क्लासेस को भी कीजिए। जिनको लगता है कि इस बार सिलेक्शन लेना है वो किसी भी सूरत में सारी क्लासेस को अटेंड करके पूरा हरदम बिजी रह करके अपने सिलेक्शन को पाएगा। नहीं तो पता चलेगा मुंह देखने वाला मुंह देखता रह जाएगा, काम करने वाला काम करके निकल लेगा। सब कुछ परोस करके तुम्हारे सामने दिया जाता है, फिर भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको लगता है ई काम करेंगे तो हमको दर्द होगा, तो काहे करेगा तैयारी, घर चले जाओ, इससे बढ़िया। इसलिए अगर तैयारी करना है तो एक एक चीज जो कहते हैं करने के लिए पूरा एकदम निष्ठा के साथ, पूरा एकदम उस पर विश्वास करके उस पर मेहनत कीजिए, देखिएगा आपका सफलता आपके पास रहेगा। ठीक है, चलिए अगला निषेचन की जो क्रिया होती है हमारे शरीर में कहां होती है, ये सब क्वेश्चन तो कितनी बार जानते हैं मेरे भाई, वैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको डिम्न वाहिनी यानी ओविडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। पौधे में जो फोटोट्रोपिज्म होता है मेरे, प्रकाश की दिशा में पौधे को जो मोड़ देता है, फोटोट्रोपिज्म हम जिसको कहते हैं, तो वो कौन हार्मोन करता है, कहेंगे ऑक्सीजन हार्मोन करता है। ये ऑक्सीजन की बात करता है, ये हमारा करता। आगे चलते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, तो मृदा रहित कृषि मेरे भाई कहां पे होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए मेरे भाई मैं लिख भी देता हूं, आपके एग्जाम
एग्जाम में एग्जाम आस्किंग ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, मृदा रहित कृषि बोला गया, यानी कि उसमें मृदा का इस्तेमाल नहीं होगा। मृदा यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल उसमें हमारा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खनिज लवण से ही प्लांट हमारे उगेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, तो मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं, यहां पर जो उगेगा इसी को हम लोग हाइड्रोफोनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, कहेंगे जैसे कि मान लेते कि हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, और मेरे भाई यहां पर एक मैकेनिकल सपोर्ट हमने दे दिया है, और ये प्लांट क्या करता है, कहेंगे यहां पर हमारा कोई प्लांट है, उसकी जड़ें हैं, ये पानी में है, ये पूरा पानी के अंदर है। इसकी जड़ कहां है, तो कहेंगे पानी में है। इसकी जड़ कहां है मेरे भाई, पानी है। और पानी में क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद है। इसके पानी के अंदर हमारा क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स है। इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इस पानी में न्यूट्रिएंट्स है, और यहां पर हमारा क्या कहेंगे, हमारा वाटर की हम बात करते हैं, यानी H2O। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसमें वाटर यानी H2O की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा होता है। तो जो प्लांट हमारा यहां पर ग्रो करेगा, तो प्लांट हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ग्रो करता है। यहां पर कोई भी मिट्टी नहीं होता, मिट्टी हमारा नहीं होता है, इसी को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिना मिट्टी का अगर प्लांट हमारा उग रहा है तो उसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। एक लाइन में मेरे भाई कहानी क्लियर, आगे चलते हैं। बीसीजी का जो टीका लगता है मेरे भाई किसको बचाने के लिए, बैसिलस कॉलमेटी ग्रेन की हम बात करते हैं। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है मेरे भाई, ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है, और बच्चों में ये डिजीज टीका लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि टेटनस का सुई तो आप डीटीटी का टीका लगता है, इस बात को ध्यान जानते ही होंगे। और मिजल्स हमारा वायरस होता है, इसका टीका अलग। तो आपको ध्यान रखें, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है, इसके लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो आपका यहीं पर हो जाता है ओवर।